अभिनंदन है आप सबों का सामान्य अध्ययन की विशेष यात्रा जीएस जर्नी में। और जीएस जर्नी में हम आपके बीच उपस्थित हैं करंट अफेयर्स के डेली एपिसोड, डेली टॉप 10 के साथ। डेली टॉप 10 जिनमें 10 महत्वपूर्ण सवाल करंट अफेयर्स से जुड़े होते हैं, उसके साथ हम आपके बीच में होते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि प्रत्येक दिन एक सवाल आपके लिए छोड़ते हैं, और इसी कड़ी में पिछले दिन जो आपके लिए सवाल रखा गया था, आपको बताना था कि आईसीसी का जो 2026 का हॉल ऑफ फेम है, इसमें किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है, यानी किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कैप्टन को शामिल किया गया है। और इसका सही आंसर है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 2026 में जगह दिया गया। अब चलते हम आज का सवाल आपके लिए रखते हैं कि आपको बताना है कि अभी 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अंतिम 4 में जगह बनाने वाली पहली टीम कौन बन गई? फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अंतिम 4 में जगह बनाने वाली पहली टीम। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आपकी जो 4 सेमीफाइनलिस्ट होंगे, उनमें से पहला सेमीफाइनल का टिकट किस टीम को प्राप्त हुआ है? आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका उत्तर देना है। अब हम चलते हैं सीधे आज के पहले सवाल। आज का जो पहला सवाल है आपके लिए स्क्रीन पर है। आपको बताना है किस देश ने जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान वेनतांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया है? वेनतांग आदिपूर्णा। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि जुलाई महीने के का ये जो 6 तारीख से 11 तारीख है, 6 जुलाई से 11 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर हैं। अब इन्हीं देशों में से किसी ने दिया है, तो ध्यान में रखना है ये जो पुरस्कार है वेनतांग आदिपूर्णा, ये इंडोनेशिया यानी इंडोनेशिया का पुरस्कार है। इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इस रूप में भी ध्यान में रखना है। वेनतांग आदिपूर्णा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो इंडोनेशिया का है। और इंडोनेशिया की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2026 के जुलाई महीने के 7 तारीख को थे। वहीं पर इनको इंडोनेशिया ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान वेनतांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया है। वेनतांग आदिपूर्णा को प्राप्त करने वाले नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ ध्यान देना है कि पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको 1995 में यह पुरस्कार दिया गया था। ये मरणोपरांत इस पुरस्कार को पाए थे। 7 जुलाई 2026 को जकार्ता स्थित भवन इस्ताना मर्डेका जकार्ता, जैसा कि आप जानते होंगे राजधानी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्ताना मर्डेका में वेनतांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया। और वेनतांग आदिपूर्णा प्राप्त करने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे प्रधानमंत्री बने। यह पुरस्कार एज ए पीएम पहली बार प्राप्त हुआ था। पीएम को, सॉरी, एज ए पीएम नहीं बल्कि पीएम को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिनको मरणोपरांत 1995 में दिया गया, और प्रधानमंत्री दूसरे बने हैं नरेंद्र मोदी। इंडोनेशिया द्वारा भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अस्त्र मिसाइल की संभावित खरीद और रक्षा सहयोग बढ़ाने के लेकर के भी इस दौरा में चर्चा हुई है। इंडोनेशिया के में भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का नया कैंपस खोलने को लेकर भी सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच क्रिटिकल मिनरल्स, निकल, तांबा, क्वांटम टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम और मेडिकल क्षेत्र में सहयोग की डील हुई है। चलते हैं दूसरा सवाल आज का हम देखते हैं। दूसरा सवाल है किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने जुलाई 2026 में आधिकारिक तौर पर पदभार संभाला है, जिनके साथ भारत ने चाबहार बंदरगाह पर सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है? चाबहार बंदरगाह,
और कहा गया किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ये राष्ट्रपति बने हैं किसके? ईरान के। ध्यान में रखना है, ईरान के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ भारत ने चाबहार बंदरगाह पर सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। थोड़ा एक नजर डालते हैं कि चाबहार बंदरगाह की जो स्थिति है उससे भारत को क्या फायदा मिलेगा, उसकी जो अवस्थिति है उससे क्या है, क्या फायदा भारत को होगा। पहले तो समझते हैं इसकी अवस्थिति किस प्रकार की है। चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी के मुहाने पर ईरान के दक्षिणी पूर्वी तट सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत पर स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण गहरे पानी का महासागरीय बंदरगाह। यह गहरे पानी का महासागरीय बंदरगाह है जो ईरान, सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत पर स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण गहरे पानी का ईरान के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है और ओमान की खाड़ी के मुहाने पर। इससे भारत को फायदा क्या होगा? तो भारत सीधे अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस के साथ व्यापार कर सकता है बगैर पाकिस्तान के जमीनी मार्ग का उपयोग किए हुए। यानी पाकिस्तान के जमीनी मार्ग का बगैर उपयोग किए हुए भारत इस बंदरगाह की सहायता से मध्य एशिया, अफगानिस्तान और रूस के साथ व्यापार कर सकता है। INSTC गलियारा, यह 3200 किलोमीटर लंबे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का मुख्य प्रवेश द्वार है। देखिए ध्यान से इंटरनेशनल INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। जो भारत और यूरोप के बीच माल ढुलाई के समय लागत को भी काफी कम समय करेगा। इससे यानी पहले तो यूरोप और भारत के बीच में जो माल ढोने में जो समय लगता है उसमें कमी आएगी। इसके साथ साथ भारत बगैर पाकिस्तान के स्थल मार्ग का यूज किए इस अफगानिस्तान से, मध्य एशिया से और रूस के साथ व्यापार कर सकेगा। तीसरा सवाल आपके लिए है, 8 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस फसल के लिए राष्ट्रीय तेल पाम मिशन को अगले 5 वर्षों के लिए विस्तारित करने की मंजूरी दी है? सरसों, पाम ऑयल, सूरजमुखी, सोयाबीन। आप यहाँ थोड़ा सा गौर करें, राष्ट्रीय तेल पाम, तो पाम ऑयल को यह तेल पाम मिशन पाम ऑयल का है। एक विशेष प्रकार की वृक्ष से प्राप्त किया जाने वाला यह तेल काफी मायने में इसके बहुत व्यापक उपयोग हैं और भारत की खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता को कम करना और देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना, यानी इस जो विशेष रूप से यह नीति बनाई गई है, इसका मूल उद्देश्य है कि खाद्य तेलों में पर भारत की जो आयात पर निर्भरता है, यानी बाहर से जो मंगवाना पड़ता है उसको कैसे कम किया जाए, इसको ध्यान में रख करके इस नीति को बनाया गया है। इंडोनेशिया और मलेशिया से होने वाले जो पाम ऑयल आयात है उसको कैसे कम किया जाए, इस पर बात हो, इसके लिए किया गया। पाम ऑयल की खेती के रकम को बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर तक ले जाने और कच्चे पाम तेल के घरेलू उत्पादन को तेजी से बढ़ाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर केंद्रित है, जहां तार की खेती के लिए अनुकूल, यानी जो पाम की जो खेती होती है पाम वृक्ष की, उसके लिए अनुकूल वातावरण है पूर्वोत्तर राज्यों में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। पाम ऑयल मिशन के साथ ही सरकार का राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन भी समानांतर रूप से काम कर रहा है, जिसका लक्ष्य 2030-31 तक घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को 25.45 मिलियन टन तक पहुंचाना है। यानी सीधे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि कोशिश की जा रही है कि कैसे खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए और आयात पर जो इसकी निर्भरता है उसको कम किया जाए। आज का अगला सवाल, कुल मिला के चौथा सवाल, भारतीय नौसेना ने स्वदेशी जहाजों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किस एडवांस चैट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? और मारीच शक्ति 2 कवच M प्रकाश, और सही आंसर है कवच M। नौसेना के द्वारा समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा, DRDO द्वारा, यानी इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित
एडवांस्ड चैफ प्रणाली का सफल परीक्षण कवच एम किया है। एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी आधुनिक नौसैनिक रक्षा प्रणाली है, और देखिए यह रडार गाइडेड मिसाइल और हवाई हमलों से बचाता है युद्धपोतों को। एडवांस तकनीक के अंतर्गत 3 मुख्य प्रकार के रॉकेट सिस्टम है, यानी इसके अंतर्गत जो रॉकेट सिस्टम है वो 3 प्रकार, SRCR शॉर्ट रेंज चैफ रॉकेट, MRCR मीडियम रेंज चैफ रॉकेट, LRCR यानी ध्यान में रखना है CR यानी चैफ रॉकेट चैफ रॉकेट चैफ रॉकेट, शॉर्ट रेंज वाला, मीडियम रेंज वाला और लॉन्ग रेंज वाला। कम दूरी से आने वाले हवाई जहाज को स्वाभाविक बात है, नाम से ही स्पष्ट है, आप देख सकते हैं। चैफ एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक है। किस भारतीय राज्य ने 7 जुलाई 2026 को उद्योगों में स्थानीय युवाओं के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने वाले नए रोजगार विधेयक को विधानसभा में मंजूरी दी है? जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ कांग्रेस की सरकार है और सरकार ने एक रोजगार विधेयक लाया है जिसमें 75% निजी नौकरी, यानी कि जो प्राइवेट एजेंसी है, प्राइवेट फॉर्म है, उनकी नौकरी में भी स्थानीय को, यानी 75% वहाँ के फॉर्म को, वहाँ के कंपनी को स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि आपको 75% बहाली वहाँ के लोकल को करनी है। अब थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा, ये कर्नाटक ने किया है। अब सवाल ये उठता है कि थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि लोकल की परिभाषा क्या दी गई है इस विधेयक में। तो लोकल की परिभाषा जो दी गई है उसके अनुसार पहले तो कर्नाटक में पैदा हुआ हो, जो कर्नाटक में जन्म लिया हो वह लोकल है, अथवा दूसरा कि वह कम से कम 15 वर्षों से कर्नाटक में रह रहा हो। यानी इस विधेयक का लाभ, अर्थात वहाँ की जो निजी कंपनी है उसमें जो रिजर्वेशन है उसके लिए, यानी जो 75% बढ़ा के किया गया है, इसका लाभ आपको तब मिल सकता है जब आप वहाँ या तो जन्म लिए हो या वहाँ पिछले 15 वर्षों से रह रहे हों। इसके बाद देखिए उसे कन्नड़ भाषा बोलना, पढ़ना और लिखना आता हो। पहले कर्नाटक राज्य उद्योग कारखाना और अन्य प्रतिष्ठान स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक है, और पहले जो है प्रबंधन पदों पर 75% और प्रबंधन स्तरों के पदों पर, ध्यान में रखना है इसको, गैर प्रबंधन पदों पर, गैर प्रबंधन यानी जो नॉन मैनेजमेंट वाला है, और जो मैनेजमेंट वाला है उसमें 50% चाहिए, उसमें भी जो 50% होगा वह मैनेजमेंट में भी वो लोकल आएगा, और 75% जो नॉन मैनेजमेंट वाला है उसमें लोकल आएंगे। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं DK शिव कुमार, और कर्नाटक विधानसभा के अभी अध्यक्ष हैं रुद्रप्पा मनप्पा लमन, रुद्रप्पा मनप्पा लमन। अगला सवाल आपके लिए है, हाल ही में खबरों में कुरील द्वीप समूह किन 2 देशों के बीच एक लंबे समय से चला रहा क्षेत्रीय विवाद है जो PM मोदी की यात्रा के दौरान फिर चर्चा में आया? कुरील द्वीप समूह जो अभी हाल में चर्चा में आया है वह लंबे समय से 2 देशों के बीच का एक क्षेत्रीय विवाद है। आपको बताना है किन 2 देशों के बीच का क्षेत्रीय विवाद है। रूस और जापान सही आंसर है इसका, रूस और जापान। कुरील द्वीप को लेकर के जिन 2 देशों के बीच में विवाद चल रहा है वह 2 देश है रूस और जापान। कुरील द्वीप समूह उत्तरी, जापान इन द्वीपों को अपना उत्तरी क्षेत्र मानता है, जबकि रूस इन्हें दक्षिण कुरील कहता है। यानी कुरील द्वीप समूह को जापान अपना उत्तर का जो जापानी का विस्तार है उसके अनुसार यह समझता है कि ये मेरा है, और वही रूस इसको दक्षिण कुरील कहता है। इस श्रृंखला के 4 प्रमुख द्वीप हैं, जैसा कि हमने पहले ही कहा यह एक द्वीप समूह है कुरील द्वीप समूह। तो इसके जो 4 प्रमुख द्वीप हैं वह एटोरुफु, पुनासेरी, सिकोटन और हबोमाई। दोनों देश अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत 1945 में सोवियत संघ ने इन पर नियंत्रण कर लिया था और जापानी निवासियों को निष्कासित कर दिया था। यानी ध्यान में रखना है द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व के स्थिति कुछ और थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जैसा कि आप सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान पर परमाणु बम गिरा और जापान पराजित होने वाले देशों में शामिल हुआ, तो कुरील द्वीप पर से भी इस तरह से जापान का जो प्रभाव था वह समाप्त हो गया और वह रूस के प्रभाव में चला गया था, और उसके बाद से ही यह विवाद पैदा हो गया। इसी विवाद दोनों देश के बीच में विश्व युद्ध की औपचारिक शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
ये द्वीप अखोटस्क सागर को, अखोटस्क यानी कोरल द्वीप समूह अखोटक सागर को प्रशांत महासागर से अलग करते हैं, ध्यान में यह भी रखना है। और रूस का जहां तक सवाल है, यहाँ के जलमार्ग सर्दियों में भी बर्फ मुक्त रहते हैं, यानी अभिप्राय इसका पानी जमता नहीं है, जिससे कि इससे आवागमन रूसी नौसेना का जो प्रशांत महासागर में आवागमन हो उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। और यानी इस तरह से यह देखा जाए तो इसका एक सामरिक महत्व है, यानी रूस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। अब जापान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जापान का यह मछली पकड़ने के लिए क्षेत्र है और संभावित तेल गैस भंडारों के दृष्टिकोण से जापान के लिए यह महत्वपूर्ण है। यानी ऐसा माना जाता है कि कोरल द्वीप समूह में तेल के भंडार हैं और साथ साथ मछली पकड़ने के लिए जापानी इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस दृष्टिकोण से दोनों देशों का यह अपना अपना अलग अलग महत्व रखता है और इन महत्वों के कारण दोनों देशों के बीच में विवाद है। 8 जुलाई 2026 को 7वां सवाल है, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या कुल पंजीकृत स्टार्टअप्स का कितने प्रतिशत हो गई है? 8 जुलाई 2026 को जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें भारत में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या कुल पंजीकृत स्टार्टअप का कितना प्रतिशत हो गई है? 14%, 18%, 45%, सॉरी 14, 48, 45 और 18, और सही आंसर है इसका 18%। यानी अभी जो कुल पंजीकृत स्टार्टअप्स हैं उसका 18% जो है वह किसका है? महिलाओं का है, इसको ध्यान में रखना है। श्रीमती निर्मला सीतारामन, जैसा कि आप जानते होंगे, कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। थोड़ा सुधार करते हैं हम इसमें, ये इसका सही आंसर 18 नहीं होगा, 48% होगा। 48%, यानी ध्यान में रखना है, 18% नहीं होगा, 48% होगा। जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री यानी जो वित्त मंत्री होते हैं उन्हीं का विभाग है। निर्मला सीतारामन है अभी वर्तमान में। और भारत में कंपनी आधिकारिक अधिनियम 2013 दिवालियापन संहिता और औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में सक्रिय कंपनियों के नियमों के संचालन और विनियम के लिए जिम्मेदार है। ये जो कॉर्पोरेट मामला है वह 2.23 लाख से अधिक स्टार्टअप से 1.07 लाख से अधिक स्टार्टअप्स महिला निर्देशित हैं, यानी अंदाज करिए कि नियर अबाउट 2.23 लाख है, जिनमें से 2.23 लाख जो से ज़्यादा है, लाख प्लस स्टार्टअप्स, इसमें से 1.07 लाख प्लस महिला, ये जो हैं सब महिला संचालित। इस तरीके से 48% है इसका। अब अगला सवाल आपके लिए है, भारतीय रेलवे ने जुलाई 2026 में किस रूट पर कवच 4.0 स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा और सफल परीक्षण पूरा किया है? मुंबई चेन्नई रूट, दिल्ली हावड़ा रूट, बेंगलुरु हैदराबाद रूट और दिल्ली मुंबई रूट। सही आंसर है इसका दिल्ली मुंबई रूट। दिल्ली मुंबई रूट पर इसका परीक्षण किया गया है। यह पूरा रेल खंड उत्तर मध्य रेलवे और मुख्य रूप से प्रयागराज यानी रेल मंडल में आता है। सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि यह उत्तर मध्य रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का एनसीआर का हिस्सा है। और टुंडला जंक्शन उत्तर प्रदेश को फिरोजाबाद जिले में स्थित है, आगरा शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। इसका प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है पनकी धाम रेलवे स्टेशन, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले का एक प्रमुख औद्योगिक उपनगर स्टेशन है। सफलतापूर्वक ट्रायल को पूरा करने के लिए शताब्दी एक्सप्रेस और सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस का उपयोग किया गया है। पहली बार कवच प्रणाली को हिताची इलेक्ट्रॉनिक एयरलॉकिंग सिस्टम के साथ बिना किसी परिचालन बाधा के सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया। चलिए अब अगला सवाल है हमारा, आज का 9वां सवाल है, वर्ष 2026 के जुलाई महीने में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 63वां, 67वां, 70वां, 81वां
और सही आंसर है इसका 70वां। गौरतलब हो 2025 में इस सूचकांक में भारत का स्थान था, 70वां था। इस तरह से थोड़ा इसमें भारत ने इसमें सुधार किया है। लेकिन देखते हैं कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में किस देश की क्या स्थिति रही है। तो सब प्रथम स्थान पर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में फिनलैंड है, स्वीडन है, दूसरा पर फिनलैंड है, तीसरा पर डेनमार्क है। इस तरह से ये सब देश जो नार्डिक देश है उनका दबदबा बना हुआ है और भारत ने भी इसमें कुछ सुधार किया है। इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को जारी किया जाता है। इस वर्ष भारत का स्थान 70वां है। पिछले साल अगर देखा जाए तो पिछले साल भारत का स्थान 71वां था। ध्यान में रखना है, भारत का स्थान पिछला साल था 71वां। तो एक तरह से देखें तो एक पोजीशन का भारत ने सुधार किया है और भारत की प्रगति का कारण रहा है भारत ने जो नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में ग्रीन हाइड्रोजन पहल के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य किया है। इससे भारत को इस वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो है सो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने का अवसर मिला है और भारत जो पिछले साल 71वें पे था अब 70वें पर आ गया। 10वां सवाल, आज का आखिरी सवाल आपके लिए स्क्रीन पर। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और कला को सहेजने के लिए राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय के निर्माण को 8 जुलाई को अंतिम मंजूरी दे दी है? 8 जुलाई को अंतिम मंजूरी दी है ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय संस्कृति और कला को सहेजने के लिए राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय के निर्माण को 8 जुलाई को मंजूरी दी है और राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय का निर्माण होगा ओडिशा में, यानी ओडिशा में राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय, राष्ट्रीय जनजातीय म्यूजियम के निर्माण की मंजूरी दी गई है 8 जुलाई को। केंद्रीय जनजातीय मामलों के वर्तमान में मंत्री हैं श्री जुअल ओराम। राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था। जनजातीय कला, पारंपरिक ज्ञान और भाषाओं को सहेजने के लिए ट्राइबेक्स नामक एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। यानी ट्राइबेक्स एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसपे आप जनजातीय जो खास करके भारत में जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजाति है, उनके ज्ञान, उनकी कला, उनकी संस्कृति के बारे में विशेष रूप से अध्ययन कर सकते हैं। आज की ये 10 करंट अफेयर्स के सवाल थे जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना।